सिक्योरिटी अमूर से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी की मीटिंग। वज़ीर आज़म ने की सदारत। यूक्रेन में जारी जंग से पैदाशुदा सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की सलामती से मुताल्लिक़ तैयारियों पर हुई जायज़ा मीटिंग। दाखिली उमूर और इमदादी बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज तापी में जिला कोऑपरेटिव दूध प्रोड्यूसर्स यूनियन के मेगा कोऑपरेटिव प्रोग्राम से किया खिताब। अमित शाह ने तापी में सुमोल डेयरी के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। उत्तर प्रदेश में हुकूमत साजी का अमल तेज। योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से की मुलाकात। वजीर आजम मोदी समेत पार्टी के आला रहनुमाओं से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला कल से होगा शुरू। इस दौरान ऐवान की होगी 19 मीटिंगें। कोविड-19 वबा के सबब रुके हुए कामकाज मामूल के मुताबिक होंगे। दूसरे मरहले के दौरान कई अहम बिलों की पेश होने का इम्कान। जम्मू कश्मीर में चिनार कोर के मुश्तरका ऑपरेशन के तहत सिक्योरिटी दस्तों ने कुपवाड़ा में एक दहशतगर्द को किया हलाक। वहीं दूसरी शोपिया के छोटेपुरा गांव में सीआरपीएफ जवान का कातिल गिरफ्तार। और यूक्रेन को इसराइल की सालसी पर भरोसा। रूस के साथ बातचीत की तजवीज़ के मुस्बत नताइज आने की उम्मीद। यूक्रेन के सदर ने कहा, रूसी हमले में अब तक यूक्रेन के नज़दीक 1300 फौजियों की हुई मौत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। यूक्रेन में जारी तनाज़े के सबब आलमी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में मुल्क की सलामती की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म को ताज़ा तरीन पेशरफ्त और सरहदी इलाकों के साथ साथ समुद्री और फ़िज़ाई हदूद में भारत की सिक्योरिटी की तैयारियों के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म को यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया गया, जिसमें भारतीय शहरियों के इनखला के लिए ऑपरेशन गंगा की तफसीलात पेश की गईं। वज़ीर आज़म मोदी ने हिदायत दी कि खारकीफ में मारे गए नवीन शेखरप्पा की लाश को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, ख़ारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंखला, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा भी मीटिंग में मौजूद थे। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज तापी में जिला कोऑपरेटिव दूध प्रोड्यूसर्स यूनियन के मेगा कोऑपरेटिव प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इमदाद बाहमी के वजीर ने सूरत तापी जिले के बाजीपुरा में सुमोल डेयरी की कई स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम में अमित शाह ने 1 लाख से ज्यादा मवेशी परवरों से खिताब करते हुए कहा कि आज इस इलाके के कबायली लोग रोजाना 7 करोड़ का दूध पैदा कर रहे हैं। ये अजूबा कोऑपरेटिव यूनियन की वजह से ही मुमकिन हुआ है। विशेष करी आदिवासी बहनों जो बैठी है, आदिवासी भाईओ बैठा है, खेडूत भाईओ खेडूत बहनों बैठी है, एमना परिश्रम एमना पुरुषार्थना લીધે રોજ 7 કરોડ રૂપિયાના મૂલ્યનું દૂધ વેચાય છે અને 7 કરોડ રૂપિયા 1200 મંડળીઓના 2.5 લાખ સભાસદોના બેંક એકાઉન્ટમાં સીધા પહોંચવાની વ્યવસ્થા। 1 એકર, અડધો એકર, 2 એકર એની ખેતી લઈ બેઠેલી આદિવાસી બેન એના બેંક એકાઉન્ટની અંદર 7 કરોડ રૂપિયા રોજ જમા થાય। રોજ 2.5 લાખ લોકોના બેંક એકાઉન્ટની અંદર 7 કરોડ રૂપિયા જમા થાય। આ ચમત્કાર સહકારી સિદ્ધાંતનો છે, આ ચમત્કાર સહકારી આંદોલનનો છે અને આ ચમત્કાર સંઘબળની ભાવનાથી સહકારની જે ડેરીઓ ઊભી થઈ ગુજરાતની અંદર અને અમૂલના તત્વાધાનમાં ત્રિભુવન પટેલના પુરુષાર્થથી એમના પરાક્રમથી એક સહકારી વ્યવસ્થા જે ઊભી થઈ એનો આ ચમત્કાર છે। इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6,000 रुपए बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में जा रहे हैं, जिससे किसानों को खुद कफील बनने में मदद मिल रही है।
આઝાદીના 75 વર્ષે, દેશના આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના વર્ષે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ સહકાર મંત્રાલયની સ્થાપના, નરેન્દ્રભાઈએ 2014ની અંદર કહ્યું હતું કે આઝાદીના 75 વર્ષ જ્યારે પૂરા થશે ત્યારે 2022ની અંદર ખેડૂતોની આય બમણી કરવાનું લક્ષ્ય રાખીને અમે આગળ વધીએ છીએ અને હું ગૌરવ સાથે કહું છું મિત્રો, એ દિશામાં નરેન્દ્રભાઈએ અનેક કાર્યક્રમો કર્યા છે અને ખેતીને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે આ દેશના 13 કરોડ ખેડૂતોના બેંક એકાઉન્ટમાં દર વર્ષે 6,000 રૂપિયા સીધા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ દિલ્હીથી મોકલે છે અને ખેડૂતોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शानदार वापसी के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में हैं। उन्होंने आज नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी PL संतोष से भी मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में पार्टी लीडरों से मुलाकात करेंगे। वजीर आला योगी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज होने वाली मीटिंग में 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में पार्टी की नाकामी पर गौर व खौस होगा। कांग्रेस पंजाब में अपना इख्तिदार खो चुकी है और दीगर 4 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस को नाकामी हाथ लगी है। इंतखाबी नताइज के बाद कांग्रेस में बेचैनी और कशीदगी का माहौल है और पार्टी क़यादत के काम करने के तरीके से नाराज लीडरों के लिए गैर मुतमईन है उनसे। बीजेपी ने मणिपुर में पहली बार अक्सरियत का हिस्सा अबूर किया है। 60 रुकनी असेंबली में बीजेपी को 32 सीटें मिली हैं और अहम अपोजिशन कांग्रेस चौथे नंबर पर खिसक गई है। बीजेपी को मिलने वाले मैंडेट के पेश नज़र आज़ाद MLA भी बीजेपी का साथ देने को तैयार हैं। ऐसे ही एक MLA निशिकांत सिंह सापम ने, जिनसे हमारे नामानिगार धीरज कुमार ने बात की। मणिपुर की सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं निर्दलीय MLA निशिकांत सिंह सपम। आपने सर ये चुनाव कैसे जीता, किन मुद्दों पर जीता? मैं ये जो चुनाव है मुद्दों पे जीता, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और जैसे मोदी जी कहते हैं एक पैसा नहीं खाऊंगा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब ना खाने दूंगा का तो मेरा स्टेज नहीं है, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। तो इन मुद्दों पर मैं जीता हूँ। इलाका था जो मणिपुर है उसे इस बात से लग रहा था कि कटा हुआ है। प्रधानमंत्री ने यहाँ के लिए कई सारे मार्ग खोले हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हो, एयरपोर्ट के मार्ग हो, टूरिज्म का विकास हो, और जो योजनाएं ये हैं वो योजनाएं यहाँ के धरातल पर पहुँचे। कितना कारगर साबित हुआ है बीते 5 साल में और आगे की रणनीति क्या होगी? मैं इतना तो कहूँगा, मोदी जी तो खैर बहुत बड़े मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं मोदी जी का फ़ैन इसलिए हूँ क्योंकि पहली बार हम लोग बचपन में 1970s में बात करते थे रेलवे की बात, अब रेलवे बहुत ज़ोर शोर से बना रहे हैं और मोदी जी इसको लाएंगे और मतलब ये सबसे बड़ा एक बदलाव लाएगा रेलवे। उससे क्या होगा, जो भी गुवाहाटी में 10 रुपये की कीमत है, यहाँ पर जो सामान वही सामान आते आते 15 रुपये हो जाता है। ट्रेन आने से 10 रुपये 5 पैसे ही होगा ना। अभी जो मोदी जी का वेव है ना, वो जादू कर गया मणिपुर में, ये इतना मैं कहूँगा। मोदी जी का वेव जादू कर गया और मैं भी मोदी जी में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं बीजेपी में वापस आ गया। ये थे हमारे साथ निशिकांत सिंह सपम, जो कि यहाँ से निर्दलीय जीत कर आए हैं और एक विजन के साथ आए हैं और इनका भी विश्वास है कि जैसे मोदी जी यहाँ की योजनाओं को धरातल पर उतारने की कोशिश में जुटे हैं, आगे भी यह प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। कैमरामैन राकेश के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, इंफा। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए 1100 बहादुरी के एजाज़ात हासिल करना फ़ख्र की बात है।
वो आज हमीरपुर के करीब सुजानपुर असेंबली हल्के में साबिक फौजी झेल के जेर एहतमाम इजहार तशक्कुर रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की हुकूमत फौज को बुलेट प्रूफ जैकेट्स फराहम नहीं करा सकी। मोदी हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही फौज को बुलेट प्रूफ जैकेट्स, लड़ाका तैयारे, टैंक्स और जदीद हथियार फराहम किए। आज भारत के पास नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर लीडर है। यही वजह है कि अब कोई पड़ोसी मुल्क हम पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। 10 साल तक सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार बुलेट प्रूफ जैकेट 1,86,000 चाहिए थी, नहीं खरीदी। लड़ाकू विमान नहीं खरीदे क्योंकि कमीशन नहीं मिल पा रही थी, लेट हो रहा था सब कुछ। जैसे ही मोदी सरकार आई 1,86,000 नहीं 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट रिकॉर्ड समय में खरीदकर अपने सैनिकों को देने का काम कर दिया। आधुनिक टैंक, लड़ाकू विमान और आधुनिक हथियार देने का काम भी किया। और राफेल जैसे आधुनिक विमान जो आज तक हिंदुस्तान ने कभी नहीं खरीदे थे, वो भी मोदी सरकार ने खरीदकर अपनी सेना को देने का काम कर दिया। मरकजी हुकूमत की तरफ से कोरोना इन्फेक्शन के लिए तैयार करदा घरेलू वैक्सीन की कामयाबी का जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद की और कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत होती तो बैरून मुल्क से वैक्सीन मंगाते और इसमें भी कमीशन खाते। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो विदेशों से वैक्सीन खरीदती और उसमें भी कमीशन ढूंढने का काम करती। ये मोदी जी की सरकार थी। उन्होंने कहा आपदा में अवसर, आत्मनिर्भर भारत की सोच, इसके कारण ही अपने वैज्ञानिकों को कहा कि देश में वैक्सीन बनाएंगे। दुनिया भर के देश जो नहीं कर पाए, केवल 4-5 देश ही कर पाए, उसमें एक भारत है जिसने अपने ही देश में 200 करोड़ वैक्सीन बना भी ली और हिंदुस्तान में 180 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी पूरा कर लिया है। मेरे भाइयों, पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले का आगाज पीर से होगा जो 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान ऐवान में 19 सेशन होंगे। लोकसभा और राज्यसभा का इजलास सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। ये फैसला मुल्क में कोरोना के मामलात में कमी के पेश नज़र किया गया है। पहले मरहले के दौरान कोविड वबाई मर्ज की तीसरी लहर की वजह से दोनों ऐवानों में शिफ्टों में कामकाज किया गया था। बजट इजलास के दूसरे मरहले में दोनों ऐवान अपने अपने चैम्बर्स और गैलरियों का इस्तेमाल जारी रखेंगे। इस बार राज्यसभा को अपने कामकाज मुकम्मल करने के लिए इजाफी 19 घंटे मिलेंगे। काबिले जिक्र है कि बजट इजलास 1 माह के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होने जा रहा है। इस मुद्दत के दौरान पार्लिमानी कायमा कमेटियों से मुंसलिक महकमे ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के ग्रांट्स के मुतालबात का जायजा लिया है। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू पीर को ऐवान में राज्यसभा की 8 स्टैंडिंग कमेटियों के काम की तफसीलात भी देंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के दौरान कई अहम बिल पेश किए जाने का इम्कान है। इनमें माली बिल 2022, मुसाबका जाती तरमीमी बिल, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी बिल, नेशनल डैनियल कमीशन बिल और एनर्जी कंजर्वेशन तरमीमी बिल 2022 शामिल हैं। अहम बात यह है कि पार्लिमानी बजट इजलास 31 जनवरी को सदर रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ शुरू हुआ था। पार्लियामेंट के इजलास का पहला मरहला 11 फरवरी तक जारी रहा और इस दौरान कुल 10 सेशन हुए थे। पहले मरहले के दौरान सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के अलावा मरकजी बजट 2022-23 पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान राज्यसभा का कामकाज 101% से ज़्यादा रहा, जबकि उसकी बनिस्बत लोकसभा के कामकाज का रिकॉर्ड 121% रहा। और आयुष के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में योगा महोत्सव 2022 का इफ्तिताह किया। आयुष की वजारत के तहत मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा आज योगा महोत्सव 2022 का इनेकाद कर रहा है।
आयुष के मरकजी वजीर ने 21 जून को मनाए जाने वाले बैनुल-अक़वामी यौम योग 2022 के 100 दिन की उल्टी गिनती के आगाज पर इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम के इनेकाद का बुनियादी मकसद योगा की मुख्तलिफ जहतों और उसकी इफादियत को वसी पैमाने पर आम करना और फैलाना है। इस बार 21 जून को 8वीं बार बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाया जाएगा। इफ्तिताही इजलास में मेहनत रोजगार और माहौलियात और जंगलात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर, सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग, उमूर खारजा और सखाफत की मरकजी वजीर मुमलिकत मीनाक्षी लेखी, आयुष और खवातीन और अतफाल बहबूद की वजीर मुमलिकत डॉक्टर मिंचपारा महेंद्र भाई और ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद थे। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि योगा भारत का अनमोल सकाफती विरसा है और दुनिया के 25 करोड़ लोग आयुष की वजारत के जरिए तैयार किए गए योगा प्रोटोकॉल की मश्क कर रहे हैं। Yoga is India's priceless cultural heritage. Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji address at United Nations General Assembly on 27th September 2014 paved the path for United Nations to pass the resolution to declare June 21st as International Day of Yoga with consensus of records 177 co-sponsoring countries. Since 2015, International Day of Yoga celebration has become a mass movement and it is recognized as biggest public health initiative in the world. इस मौके पर मेहनत और रोजगार और जंगलात और माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि योगा को लेकर मुल्क में कितना जोश व खरोश का माहौल है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि आयुष की वजारत के ज़ेर एहतमाम 39 दिनों में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सूर्य नमस्कार करके नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कहा कि जब से पीएम की क़यादत में यौम योग का प्रोग्राम शुरू हुआ है, मुल्क के लोगों की तर्ज जिंदगी में बेहतरी का माहौल शुरू हुआ है। योग को लेकर के देश में कितना उत्साह का वातावरण है कि आयुष मंत्रालय ने अभी 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का विषय पतंजलि योगपीठ के साथ शुरू किया और 39 दिन में ही 1 करोड़ से ज़्यादा 1.25 करोड़ के लगभग सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड भी हम सब लोगों ने तोड़ दिया। ये इस बात को दर्शाता है कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये योग दिवस का कार्यक्रम शुरू हुआ है, पूरे देश में लोगों की जीवन पद्धति में एक सुधार का वातावरण शुरू हुआ है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बीजेपी ने ओडिशा में बीजू जनता दल के चलिका के एमएलए प्रशांत कुमार जगदेव के जरिए 25 लोगों के हुजूम को अपनी गाड़ी से रौंदने की सख्त मजम्मत की और इंतखाबात से मुताल्लिक़ इसे गैर मुतवक्किअ तशद्दुद करार दिया। राजधानी भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि क्या वजह है कि मगरबी बंगाल और उड़ीसा में इंतखाबात के दौरान इस तरह के तशद्दुद होते हैं। पुरी के लोकसभा क्षेत्र में चिलिका विधानसभा में प्रशांत कुमार जगदेव जो बीजू जनता दल बीजेडी से एमएलए हैं, विधायक है, वो खुद गाड़ी चलाते हुए आते हैं और एक जनता के समूह के बीच वो अपने गाड़ी को घुसा देते हैं और लगभग 25 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। लोगों को रौंदते हुए वो आगे बढ़ते हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, पांचों राज्य में कहीं भी हिंसा नहीं हुई। मगर ये क्या कारण है कि बंगाल हो या उड़ीसा, चुनाव के नतीजों के बाद इस प्रकार की हिंसा होती है। जिस प्रकार की दुर्घटना को, हत्या की साजिश को अंजाम दिया है बीजू जनता दल के विधायक ने, ये अप्रत्याशित है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये घोर अन्याय और घोर अत्याचार है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में आज नेशनल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के 7 साला यौमी तासीस पर गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 7 साला यौम तासीस के मौके पर डाक टिकट भी जारी किया। और जम्मू कश्मीर में एक मुश्तरका ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुपवाड़ा में एक दहशतगर्द को मार गिराया। कुपवाड़ा के न्यूचामा में चिनार कोर की मुश्तरका मुहिम के तहत फौज ने निस्फ शब के बाद हुए तसादुम में एक दहशतगर्द को मारने में कामयाबी हासिल की। जाए वक़ूअ से मुतादिद हथियार भी बरामद किए गए हैं। इससे पहले आईजीपी कश्मीर ने बताया कि शोपिया के छोटेपुरा गांव में सीआरपीएफ जवान के कातिल मुख्तार अहमद दोही को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। वाक़े के दौरान उसके साथ आने वाले एक वर्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दी का ये जुर्म लश्करी कमांडर आबिद रमजान शेख की हिदायत पर किया गया था। और मुल्क भर में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 3,116 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान 5,559 लोगों ने कोरोना को शिकस्त दी। मुल्क में हफ्तेवार पॉजिटिविटी की शरह कम होकर 0.50% पर आ गई है, जबकि यौमिया पॉजिटिविटी की शरह कम होकर 0.41% पर आ गई है। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4,29,90,991 हो गई है। मुल्क में ज़ेरे इलाज मरीजों की कुल तादाद अब भी 38,069 है। अब तक कोरोना की शिकस्त देकर सेहतयाब होने वालों की तादाद भी 4,24,37,072 हो गई है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क की सतह पर पूरे जोरों शोर से जारी है। काबिले जिक्र है कि मुल्क में अब तक 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड वबा से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का एक अहम ज़रिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायजा लिया जा रहा है। मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि 180 करोड़ खुराकों का अदद अबूर कर लिया गया है। अवामी शराकतदारी के जज्बे से चलाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नई बुलंदियों को छू रही है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते रहें। दिल्ली में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई एक्ट के 25 साल मुकम्मल होने पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार का एहतमाम टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल यानी TDSET ने किया था। सेमिनार से खिताब करते हुए मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि गुज़िश्ता 25 साल में हमने टेलीकॉम के शोबे में खुद को कायम किया है। आने वाले वक्त में हम टेलीकॉम सर्विस को पूरी दुनिया के लिए दस्तयाब कराएंगे। हमारी हुकूमत का एक ही मकसद है, गरीब से गरीब शख्स को टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिले। Development and service of the person at the last rung of the society, in the last step of the society, the poorest of the poor, the marginalized, the people living in the remotest parts of the country, the people who have always been neglected by the dominant forces in the society. Serving those is the motto of our political philosophy. The government, today's government, our government, Prime Minister Modi ji's government, the dominant philosophy is Antyodaya. We believe in this, we practice in this, day in and day out. All the schemes that are made, all the programs and all the initiatives that are taken are basically for the poor, for the inclusive development of poor, for the inclusive development of the marginalized society.
दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट की 3 रोज़ा सालाना तकरीबात में नामवर अदबी शख्सियात शरीक हुईं। बैनुल-अक़वामी गालिब सेमिनार में मौसर उर्दू अदब के नए तख्लीक़ी रवैये मौजू पर मक़ालात पेश किए गए। फ़िक्शन निगार खुर्शीद अकरम ने अशर नजमी के नावल उसने कहा था और प्रोफेसर तारिक छतारी ने खालिद जावेद के नावल नेमत खाना पर गुफ्तगू की। इस इजलास में अशर नजमी के दूसरे नावल सिफर की तौहीन का इजरा भी हुआ। इसके बाद ऐवान गालिब में हुए आलमी मुशायरे में मुल्क व बैरूनी मुल्क से आए मशहूर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। बुजुर्ग अदीब डॉक्टर नरेश ने मुशायरे की सदारत की। सिफर की तौहीन ये कहा जाए कि गुमराह लोगों के नाम हैं जो बेचारे कहीं न कहीं अपने नज़रियाती बुनियादों पर या समाजी बुनियादों पर या नफ्सियाती बुनियादों पर या जहनी बुनियादों पर जो आबाई मज़ाहिब हैं उससे इनकार का रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद उन पर क्या गुज़रती सोशल मतलब समाजी तनाजुर में नहीं, मैं बोल रहा हूँ वजूदी तनाजुर में, जब वो अकेले होते हैं। तो इस सोच को मेरे ख्याल से ये सब शजर ममनुआ है। ज़ाहिर है कि LGBT के ऊपर मेरा पहला नावल था और ये एथिज़्म पे है, दोनों शजर ममनुआ है, लेकिन बयानिया के तो हिस्सा होना चाहिए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इसराइल में बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले जंग बंदी होनी चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट से कहा है कि वो यरूशलेम में पुतिन से मुलाकात के लिए तैयार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की और जंग के खात्मे में सालसी के लिए ज़ेलेंस्की और फ्रांस और जर्मनी के रहनुमाओं से कई बार बात की। यूक्रेनी सदर ने कहा कि वो सदर पुतिन की तरफ से कुछ मुस्बत तब्दीलियां देखने के मुंतज़िर हैं। रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरातकारों ने यूक्रेन में मॉस्को के फौजी क्रैकडाउन के बाद कई दौर की बातचीत की है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ जंग में अब तक 1300 के करीब यूक्रेन के फौजियों की मौत हो चुकी है। कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि जुमे को करीब 500-600 रूसी फौजियों ने यूक्रेन की फ़ौज के सामने खुदसुपुर्दगी की है। ज़ेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी फौजियों को मुतनब्बे किया कि लोगों के जहनों पर कब्जा करना मुमकिन नहीं है और अगर शहरों कस्बों पर भी कब्जा किया जा रहा है तो ये भी गैर मुस्तहकम है। उन्होंने ये भी कहा कि मेलिटोपोल के मेयर को अगवा करने पर रूस को शर्म आनी चाहिए। जुमे की शाम मेलिटोपोल के मेयर को रूसी फौजियों ने अगवा कर लिया था और ये वाकया CCTV में कैद हो गया था। ज़ेलेंस्की का कहना है कि मेयर को अगवा करना जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के दरमियान बेंगलुरु में खेले जा रहे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत को पहली इनिंग्स की बुनियाद पर 166 रनों की मजबूत बढ़तरी हासिल है। भारत के 252 रनों के जवाब में श्रीलंका की टीम महज 109 रन बना सकी। भारतीय टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना लिए हैं। इस तरह से भारत को मजमूई तौर पर अब तक श्रीलंका पर 323 रन की सबकत हासिल हो चुकी है। इससे कबल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत का आगाज अच्छा नहीं था। मयंक अग्रवाल 4 रन बनाने के बाद रन आउट हुए, जबकि रोहित शर्मा भी जल्द पवेलियन लौट गए। वहीं रोहित ने आउट होने से कबल 15 रनों का स्कोर किया। दूसरी तरफ हनुमा विहारी ने 31 रन बनाए और विराट कोहली 23 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने 39 रन बनाए। अश्विन और जडेजा भी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर सके। टीम इंडिया 252 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 92 रन की इनिंग्स खेली। श्रीलंका की जानिब से लिसत इम्बोल्डिनिया ने 3 विकेटें हासिल की। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।